Disclaimer: information provided in this video is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained in this video is solely आज हम समझने की कोशिश करते हैं बिल्डिंग सेफ्टी कंसेप्ट की। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ। एक छोटा सा परिंदा होता है जिसको भैया या वीवर बर्ड बोलते हैं। तो ये अपनी लाइफ को जो इसके घोंसला बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या क्या थ्रेट्स हैं पहले ये उसको एनालिसिस करता है। इसको नॉर्मली जो थ्रेट्स होती है बिल्ली से होती है, सांप से होती है और इसको कौओं से होती है जो इनके अंडे खा जाते हैं। तो इसके लिए वो सबसे पहले जो साइट सेलेक्ट करता है वो एक ऐसी टहनी को सिलेक्ट करता है जो एक अलग से और लटकी हुई दूर हो, ताकि उस तक बिल्ली की पहुंच ना हो सके, ना तो वो नीचे से जंप करके वहां तक पहुंच सके और ना ही वो किसी ब्रांच के जरिए वहां तक पहुंच सके। तो दूसरा इसकी जो होती है जो पतली टहनियों पे इवन जो सांप वगैरह भी नहीं आ सकते, और जो इनके कौओं से बचने के लिए इन्होंने जो इसकी एंट्रेंस डिजाइन की होती है ये काफी लटकदार होती है। कौए के पास ये कुशलता नहीं होती कि वो उसमें से उड़ता उड़ता घुस सके। तो ये इस तरीके से ये इसका अपना एक सेफ्टी मैकेनिज्म है घोंसला बनाने का। तो इंसान कुछ परिंदों से कम तो नहीं है, तो इसलिए ये भी अपनी पूरी कंसेप्ट के साथ अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि वो अलग अलग इन्वायरमेंट में उनको एक सेफ एनवायरनमेंट रहने के लिए दे सके। तो आओ हम देखते हैं कि आदमी को जो उसका जो रैन बसेरा है, जहाँ वो सारा दिन काम करता है, फैक्ट्रीज हैं, जो जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके हम थ्रू गुजरते हैं, जहाँ उनमें रहते हैं, जो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, उनका जो डिज़ाइन का कंसेप्ट है वो क्या है। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो वहां हमें लिखा मिलता है सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी फर्स्ट एक अच्छा कंसेप्ट है, पर उससे पहले हमें समझना जरूरी होता है कि हमें थ्रेट किस चीज से है। जब तक हमें अपना थ्रेट क्लियर नहीं है तब तक हम प्रॉपरली सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक बिल्डिंग के जो थ्रेट्स हैं वो उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है, उसके ओवरऑल स्टेबिलिटी होती है। एक बिल्डिंग अगर उसकी बीयरिंग कैपेसिटी कम है तो जमीन में धंस भी सकती है। अगर उस पर लोडिंग यूनिफॉर्मली नहीं है, जो अकॉर्डिंग टू उसके जो डिजाइन के हिसाब से नहीं है, तो वो टिल्ट भी हो सकती है, कोलैप्स भी हो सकती है, स्प्लिट भी हो सकती है। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है। और अर्थक्वेक और कोई फायर, हरिकेन और फ्लड, सुनामी, ऐसी सिचुएशन में तो ये सिचुएशन और ग्रेव हो जाती है। तो इसमें जो दो मेजर थ्रेट्स हैं वो अर्थक्वेक और फायर के हैं। इसको जो इंडिविजुअल ऑनर है वो काफी हद तक इस लेवल तक उसको सेफ रख सकता है कि उसमें से एक्सट्रीम इवेंट तक की जब आपको बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए उससे पहले पहले उसमें से निकला जा सके। तो उसके लिए वो सफिशिएंट टाइम दे दे, मे बी 30 मिनट 60 मिनट, इसको बिल्डिंग का सेफ्टी टाइम बोलते हैं। तो उस उतने टाइम में आदमी उससे निकल सकता है। तो इसको क्योंकि जो टोटल जो सेफ बिल्डिंग है वो तो काफी कॉस्टली होती है, तो ऐसी बिल्डिंग जिनको हम अर्थक्वेक एंड फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बोलते हैं, तो ये एक काफी हद तक हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और आफ्टर द इवेंट ये रिपेयरेबल भी होती हैं, इनकी रिपेयर हो सकती है। तो इस को हम दो अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करके देखते हैं। एक अर्थक्वेक सेफ्टी का है। तो पहले आज हम अर्थक्वेक सेफ्टी पे जो है डिस्कस करते हैं। तो ये इंडिया का अर्थक्वेक जो है जोन है, इसको सीस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया का मैप बोलते हैं। इसमें से जो सबसे सेफ जो इंडिया में जोन्स हैं ये ब्लू कलर के हैं, ये 2 नंबर जोन में आते हैं। तो ये काफी स्टेबल है, जहाँ कोई टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं है,
तो ये काफ़ी हद तक सेफ है। उसके बाद ये येलो कलर का जो पोर्शन है, ये उसके बाद सेफ जोन में आते हैं। उसके बाद जोन 4 और 5 हैं, जिसमें तकरीबन आधा पंजाब आ जाता है, दिल्ली का पोर्शन आता है, चंडीगढ़ है, ये सारा फुट हिल्स का एरिया है, और जम्मू कश्मीर का एरिया है, सारा जो पहाड़ी एरिया है ये इस जोन में आता है। तो उसके बाद पिंक कलर में जो शो हो रहा है वो सारा एक्सट्रीम है, जो जोन 5 में आता है, जहाँ मैक्सिमम जो ज़्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इस तरीके से इसको समझना चाहिए। कुछ लोग इसको उल्टा समझते हैं कि जो जोन 5 में है तो अभी तक तो अर्थक्वेक्स में काफ़ी लिस्ट में एंड पे है। तो ये अल्फाबेटिकली या सीरियल वाइज नहीं आते, जोन नंबर 1, 2, 3 ऐसा नहीं है। ये उल्टा है कि सीवियरिटी जो है जोन 5 की ज़्यादा है, 4 की उससे कम है, 3 की उससे कम है। दोस्तों, अर्थक्वेक का जो मैकेनिज्म है, ये कैसे काम करता है बिल्डिंग्स के ऊपर, इसको समझने के लिए एक छोटी सी आप इस क्लिप के थ्रू समझ सकते हैं। ये जो सीस्मोग्राफ होता है, ये 3 टाइप की मूवमेंट, जेड जो होती है वर्टिकल मूवमेंट, और जो एम्पलीट्यूड है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। तो ये तीनों टाइप की मूवमेंट जो रिकॉर्ड करता है, इसको अगर हम लार्ज व्यू में देखें तो जब ये बिल्डिंग जो है इस तरीके से मूव करती है तो ये एम्पलीट्यूड है ईस्ट वेस्ट का, तो इसी को रिकॉर्ड करता है। तो जब ये बिल्डिंग नॉर्थ साउथ में मूव करती है तो ये नॉर्थ साउथ पे रिकॉर्ड हो रही है, और जब ये वर्टिकल करती है तो ये वर्टिकल पे रिकॉर्ड हो रही होती है। तो एक तीनों टाइप का उसमें प्रोविजन होता है, और जो एक्चुअल अर्थक्वेक में ये तीनों इकट्ठे आते हैं तो ये तीनों इकट्ठे रिकॉर्ड करता है। तो ये किस तरीके से ये जो वेव्स हैं प्रोपोगेट होती है, अगर जहाँ पे अर्थक्वेक का ये सेंटर है तो जहाँ से ये चलती है, ये जो आगे आगे जो चल रही है इसको कंप्रेसिव वेव्स बोलते हैं, पी वेव्स। और जो पीछे इसके जो सेकेंडरी वेव्स हैं जिसको एस वेव बोलते हैं, जो शियर वेव्स होती हैं, ये ऐसे ट्रांसवर्स मूव होकर चलती हैं। ये कंप्रेसिव, ये वर्टिकल इस तरीके से इफेक्ट करती हैं, और ये जो एस वेव्स हैं ये जो बिल्डिंग को लेटरल उसमें शेक करती हैं। तो इसके पीछे पीछे दूसरी सरफेस वेव्स होती हैं जो एक रोलर की तरह से सरफेस के ऊपर चलती हैं। तो जैसे ही ये पी वेव का इफेक्ट खत्म होता है उसी टाइम एस वेव का स्टार्ट हो जाता है, और हमें लगता है कि अब अर्थक्वेक रुक गया है, तो तब तक जो है जो रोलिंग वेव्स होती हैं, जो सरफेस पे होती हैं, वो भी आके पीछे पीछे एक शॉक्स वो भी जनरेट करती हैं। तो इस तरीके से ये एक बिल्डिंग थोड़े टाइम में काफी शेक्स जो है ऑब्जर्व करती है। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, ये एक बिल्डिंग को 2 टाइप की जो फोर्सेस हैं, ये हॉरिजॉन्टल है और ये बेस शियर है। ये एट फर्स्ट इंस्टेंट जो इस तरीके से जो है इसको हम एनालाइज करते हैं, और फिर जो शेकिंग के साथ इसके जो बिल्डिंग के जो मोड्स बनते हैं वो उसकी हाइट के हिसाब से है, और बिल्डिंग का टाइम है उसके हिसाब से है, और ये जो सरफेस वेव्स होती हैं उनकी वजह से जो आपकी सेटलमेंट होती है, जो ग्राउंड पे इफेक्ट होते हैं, जो स्ट्रक्चर के होते हैं, उसको अगर हम देखें तो पहले हम इसको फाउंडेशन को देखते हैं, इसका क्या इफेक्ट होता है। जो ग्राउंड शेकिंग है उसमें जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो नॉर्मली जो अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा टॉप का जो एरिया है, अगर सेफ्टी थोड़ा इसमें बेटर है, इसमें टॉप जो है क्लेई सॉइल है, नीचे इसके सैंडी सॉइल है जो सैचुरेटेड है। तो जब कोई ग्राउंड शेकिंग होती है तो ग्राउंड शेकिंग के टाइम पे ये सैंड वाइब्रेट करके सेटल हो जाता है, जैसे कंक्रीट सेटल हो जाती है, हम वाइब्रेटर लगाते हैं तो उसमें जो इसमें जो एनट्रैप्ड मॉइस्चर होती है, जो इसमें काफी हद तक 50% अप्रोक्सीमेट इसमें पानी होता है, जो शेकिंग की वजह से ऊपर आ जाता है। तो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे एक लिक्विड जैसा मटेरियल जो है फाउंडेशन के नीचे होता है, और ये जो बिल्डिंग है अगर ये टोटल जो टॉप लेयर भी सैंड की है तो ये डायरेक्टली बिल्डिंग कई बार कर देती है। अगर कुछ इसमें क्रस्ट है ऊपर टॉप पे, आपको
थोड़ा सेफ्टी का क्वेश्चन मिल जाता है तो ये बिल्डिंग टिल्ट भी हो जाती है। तो ये इसको अगर हम फर्दर थोड़ा आगे समझने की कोशिश करें तो ये एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में जो एक मूवमेंट जो है एक मूवमेंट पे फोर्सेस लग रही है अर्थक्वेक की वजह से। ये कॉर्नर का जो कॉलम है इसके जो सिंक होने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा हैं, इसके क्रश होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक मूवमेंट पे नेक्स्ट मूवमेंट पे ये शिफ्ट हो जाता है या दूसरे कॉलम पे भी शिफ्ट हो सकता है। तो इस सेटलमेंट की वजह से सारे मेंबर्स में जो है टेंसाइल फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। तो ये इसके बिल्डिंग के जो कोलैप्स के चांस हो जाते हैं अगर आपका फाउंडेशन वीक है। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है और ये सारे मेंबर टाइड हैं प्रॉपरली तो बिल्डिंग कोलैप्स होने से बच जाती है। थोड़े बहुत माइनर उसमें डिफेक्ट्स होते हैं जो बाद में ठीक किए जा सकते हैं। तो एक्चुअल इसमें कंसेप्ट जो हम डिजाइन करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा पिटफॉल है कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसलिए जब हम डिजाइन करते हैं तो कॉलम काफी हद तक हम बहुत स्लीक से कॉलम डिजाइन कर लेते हैं क्योंकि वो एक्शियल फोर्सेस के लिए सफिशिएंट होते हैं पर वो अर्थक्वेक का पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ नहीं होते। जैसे आप ये देखते हैं, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे एरिया चेंज होता है ऑल ऑफ सडन आप किसी का सेक्शन चेंज कर देते हैं तो सारे स्ट्रेस वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो वहाँ से बिल्डिंग डैमेज हो जाती है सीवियरली। जैसे ये एक शीशा है, इसको एक अगर हम डायमंड कटर से एक हल्की सी लाइन लगा के इसको तो कट करते हैं तो ये कट हो जाता है। ये इतनी मोटी पाइल है, इसको हम थोड़ा सा कटर मार के इसको अगर हम साइड से थ्रस्ट देंगे तो ये गिर जाएगी। इस तरीके से ये बिल्डिंग है, अगर ये बिल्डिंग की शेप इस तरीके से है, इसकी मूवमेंट इस तरफ को है, इसकी इस तरफ को है, तो जहाँ पे ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस तरीके से जो बिल्डिंग्स में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये टॉप हैवी बिल्डिंग है, इसमें जो बीम काफी अच्छे हैं पर जो कॉलम बहुत स्लीक हैं और जो ऊपर बिल्डिंग है तो वो उसका जो इस जोन पे जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है इसकी वजह से जो बिल्डिंग इसका लोड नहीं ले पाती स्ट्रेसेस का और फेल हो जाती है। तो ये जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के जोन्स होते हैं ये कई बार हम अपनी ही गलतियों से खुद ही क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जैसे एक शुरू में हम कोई कॉलम की स्टार्टिंग के लिए हम इसको स्टार्टर भरते हैं तो ये एक गलत कंसेप्ट है। तो जहाँ पे हमने इसको भर के एक ज्वाइंट क्रिएट कर दिया, एक ये मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टीज ना नीचे वाले मटेरियल से मिलती है ना ऊपर वाले से, ये एक बीच में एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जोन बन गया। तो इसी तरीके से हमारे पास जो नॉर्मली जो शटरिंग होती है उसकी जो प्लेट्स होती हैं उसकी लेंथ होती है नॉर्मली 4 फीट के आसपास, तो वो 4 फीट सभी कॉलमों को एक टाइम भर देते हैं तो ये एक सारी बिल्डिंग में एक ज्वाइंट बन गया जहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकती है। तो ये अर्थक्वेक में ये चीजें बहुत खतरनाक साबित होती हैं। इसी तरीके से जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तब उसमें तो बहुत क्लियरली लिखा होता है कि एक जगह पे आपने हाफ से ज्यादा जो है बेंटा बार नहीं देनी या लैप्स नहीं देने। तो कंटिन्यूस सारे एक ही सेक्शन में इस तरीके के अगर आप लैप दे देते हैं तो भी जो स्ट्रक्चर जो है एक जगह पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन का कारण बनती है। तो कई बार हम कंक्रीटिंग करते हैं, कई बार M25 कंक्रीट है तो M25 में 2-4 बैच जो है अगर M20 के आ गए तो वो भी एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन का है। मे बी अगर आप M30 भी डालते हो तो भी एक स्ट्रेस है। अगर जब मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो ये भी एक हार्मफुल फैक्टर होता है। तो एक मटेरियल की यूनिफॉर्मिटी क्योंकि ये बिल्डिंग जो है हम डक्टाइल कंसेप्ट पे डिजाइन करते हैं तो फिर वो डिजाइनर के लिए इस तरीके की को कंस्ट्रक्शन को अज्यूम करना मुश्किल होता है कि कौन से पॉइंट पे कितने स्ट्रेसेस होंगे। जो डिजाइनर होते हैं उनकी कोशिश होती है कि कॉलम फेल ना हो। अगर कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसमें जो बीम पे स्ट्रेसेस ज्यादा हो जाए क्योंकि जो बीम जो फेलियर है वो
एक लोकल फेलियर होगी, जो कॉलम है वो एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम, जिसको फिर कैटास्ट्रोफिक फेलियर मानते हैं, तो वो फटाफट सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो बिल्डिंग है, इसमें जो बिल्डिंग का प्लान है उसकी भी एक बहुत अहम भूमिका होती है। अगर बिल्डिंग जैसे ये सारी डिजायरेबल शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर भी ठीक है, स्क्वायर भी ठीक है, ये रेक्टेंगुलर के बीच में अगर आपने हॉलो पोर्शन छोड़ा है और वो थोड़ा है तो भी ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रोजेक्शन है 1/3 लेंथ के, तो भी वो इसमें कोई ज्यादा इतनी हार्मफुल नहीं होती। लेकिन अगर आपकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 3 टाइम ज्यादा है, या इस तरीके से आपने एक साइड में एक्सटेंड किया है, या एच टाइप बिल्डिंग है या यू टाइप बिल्डिंग है, ये अनडिजायरेबल शेप्स हैं, इस टाइप की अगर बिल्डिंग है, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो इन ब्लॉक्स को अलग अलग कर देना चाहिए, तो ये ठीक रहता है। जो इसका अर्थक्वेक कंस्ट्रक्शन जो होती है, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हमारे दो टाइप की है, एक बीरिंग वॉल की कंस्ट्रक्शन है और दूसरी जो है बीरिंग वॉल में हम कई बार लाइट फ्रेमवर्क भी यूज कर लेते हैं, और दूसरा जो होता है हमारा सब्सटेंशियल रिजिड जॉइंट्स बीम, जैसे हम बीम और कॉलम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स डिजाइनर के दिमाग में प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए, और जो उसके जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो सारे लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनका डिजाइन का कंसेप्ट क्या है और जो किस तरीके से है, कौन सा जो कंपोनेंट है उसका क्या काम है। तो जब तक हम अगर उसका काम अगर समझ लेते हैं, उसके कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो काम करवाने में काफी आसानी रहती है। जिस तरीके से ये अगर हमारी आरसीसी ये बिल्डिंग है, अगर हमारी ब्रिक मैसनरी है जो नॉर्मली अर्थक्वेक में इतनी सेफ नहीं मानी जाती, तो उसको अगर हम इस बॉक्स की कंसेप्ट से, जैसे हम इस बॉक्स को साइडों से बांध देते हैं, तो ये बॉक्स में आप जितना मर्जी हैवी मटेरियल भर के इसको हिलाते रहो, जो खुलता नहीं है। इसी तरीके से हम इसमें ये वर्टिकल टाई कॉलम डालते हैं, ये हर एक कॉर्नर पे होते हैं, जहां हमारे डोर विंडोज होते हैं इन पे होते हैं दोनों साइडों में, और फिर हम जो प्लिंथ पे, डोर लिंटल पे, जो रूफ लेवल हो गया, जो सेल लेवल है, और जो फिर ऊपर का लेवल है, इस तरीके से हम इसको जो इनको हम बैंड बोलते हैं, टाई बैंड। तो इस तरीके से अगर आरसीसी स्लैब है और इसकी प्रॉपर इसकी फाउंडेशन है, तो ये बिल्डिंग काफी हद तक सेफ होती है। तो ये कंसेप्ट है डिजाइन का। तो अगर नॉर्मल हम इसको विदाउट इनके जो बैंड्स और जो टाई बीम्स डालते हैं, तो ये बिल्डिंग जो है फिर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग तक तो फिर भी इनकी परफॉर्मेंस ठीक होती है, फिर उसके डबल स्टोरी या 3 स्टोरी बिल्डिंग में तो फिर ये समस्या दे सकती है। नॉर्मली जो हमारा कंसेप्ट है, हम लोग कॉलम जो है नीचे पार्किंग के लिए खाली छोड़ देते हैं। इस टाइप की बिल्डिंग में अगर शेयर वॉल नहीं है या इनके कॉलम का जो प्रॉपर डिजाइन नहीं है, तो इन बिल्डिंग्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से जब भी ग्राउंड शेकिंग होती है, तो ये ऊपर का जो बिल्डिंग है वो वहीं खड़ी रह जाती है, और इसकी जो कॉलम का है जो फेल हो जाते हैं। जैसे ये पेंडुलम है, जिसको हम इन्वर्टेड पेंडुलम बोलते हैं, ये ऊपर से भारी है और नीचे से ये हल्का है, तो ये इसकी सेफ्टी आप इमेजिन कर सकते हैं। दोनों का जो कंसेप्ट है अर्थक्वेक में सिमिलर ही है। तो दूसरा जो है एक्स्ट्रा हम प्रोजेक्शन कई बार क्रिएट कर लेते हैं, तो इनका भी जो है प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए। जी ज्यादा प्रोजेक्शन जो है अर्थक्वेक जोन्स में परमिसिबल नहीं है और ये डिजायरेबल भी नहीं है। तो इन पॉइंट्स को जो पैरापेट्स होते हैं, अनटाइड पैरापेट्स, हम ऐसी चिनाई लगा देते हैं। तो ये सारे चीजें जो है, जो लूज जो है आइसोलेटेड पार्ट्स हैं, इनका स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। तो जो अर्थक्वेक का रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन है, इसमें डक्टिलिटी, डिफॉर्मेबिलिटी और डैमेजेबिलिटी, ये तीनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। डक्टिलिटी क्या है, अगर हम किसी चीज को थोड़ा खींचते हैं, तो अगर उसमें थोड़ी डक्टिलिटी है तो वो स्ट्रेस डेसिपेट हो जाते हैं, वो जो उसके जो फोर्सेज हैं वो उसकी इलोंगेशन में
एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो उस तरह से फर्दर ट्रांसफर नहीं होते। जैसे हम हाईली पैक्ड अगर लोग खड़े हैं तो एक आदमी धक्का मारता है तो वो सभी को इफेक्ट करता है। तो अगर एक आदमी के पास इतना स्पेस है कि वो थोड़ा हिल के वो फर्दर दूसरे पे ट्रांसफर नहीं होता, तो उस तरीके से जो डक्टिलिटी है एक मेंबर पे जहाँ स्ट्रेस आया उसने ही अपनी थोड़ी सी जो है डायमेंशन एडजस्ट करके फर्दर उसको ट्रांसफर नहीं किया। इसी तरीके से डिफॉर्मेबिलिटी है, अगर थोड़ी बहुत डिफॉर्मेबिलिटी से दूसरे जो मेंबर्स हैं, अगर आप में कंप्रेशन एक मेंबर में कंप्रेशन डेवलप हो गया है, अगर वो अगर साइडों में ट्रांसफर करता है तो प्रॉब्लम है। अगर वो उसी में एडजस्ट हो जाती हैं जो स्ट्रेस हैं तो वो फर्दर ट्रांसफर नहीं होती, और इसी तरीके से जो डैमेज होता है वो कम होता है। अगर होता है तो वो आफ्टर जो टाइम के बाद उसको रिपेयर किया जा सकता है। तो जो डिजाइन सेफ्टी ऑडिट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई ना कोई डिजाइन फाइनल करते हैं तो उसमें सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप एक ऑडिट की तरह एक रिपोर्ट तैयार करके अगर आप उसको इवेल्युएट कर सकें कि जो जो पैरामीटर्स हैं प्लानिंग में ले लिए गए हैं, प्लानिंग आपकी एज पर जो आपका अर्थक्वेक जोन है उसके अकॉर्डिंगली है, जो रिकमेंडेड नॉर्म्स हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा स्टील यूज करना है, कौन से ब्रिटल मटेरियल अर्थक्वेक का प्रोन एरिया में आपने ये यूज नहीं करनी, तो हाइट का क्या असूल है, बिल्डिंग का क्या है। तो वो सारे एक अर्थक्वेक जोन के अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड, जब बहुत सारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के लिए कोड्स हैं उनके जो प्रोविजन है वो फॉलो हुए हैं। अगर डिजाइन में वो सारे फॉलो हो गए हैं तो उसमें जो आपने जो डिजाइन में जो एक्चुअल कैलकुलेशंस करनी है तो उनमें जो सारे फैक्टर हैं, बेयरिंग कैपेसिटी का, अर्थक्वेक की जो बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस का जो फैक्टर है वो सारे कंसिडर हो गए हैं। तो उसके बाद फिर जो कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है क्या, क्योंकि अगर अर्थक्वेक को पता नहीं है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी आ सकता है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी आ सकता है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है आपने जो फाइनल प्रोडक्ट आपने सोचा है वो अर्थक्वेक का पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हो, बट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसमें जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो भी डे टू डे सेफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में टॉप से इनफिलिंग और वॉल स्टार्ट कर लें तो जो नीचे की जो स्टोरीज होती हैं वो रिस्की हो जाती हैं। तो इसलिए जो वॉल्स की जो इनफिलिंग है वो नीचे से ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करके ऊपर को लेके जाओ तो वो सेफ है। अगर पहले आपने कंप्लीट फ्रेम बना लिया और टॉप से नीचे को शुरू किया उसकी फिनिशिंग, तो फिर अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर आपको एक आता है तो वो हो सकता है, अदरवाइज आपका डिजाइन सेफ हो पर उस टाइम वो सेफ नहीं होगा। तो जो आपने जो प्लान कर लिया, मेथोडोलॉजी बना ली, सारा कुछ कर लिया एज पर दैट, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक साइट पे इंजीनियर चाहिए होता है या टीम चाहिए होती है जो उसको प्रॉपर एज पर जो प्लानिंग है एग्जीक्यूट कर सके। अगर ये सारा कुछ आप अकॉर्डिंगली करते हैं तो नॉर्मली परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर द वीडियो इफ यू feel it worth.